In the last class, we had reached up to the technical term of resonance. Resonance तक अपन पहुंच गए थे. Starting standard technical terms related to vibration engineering. ठीक है, एक बार जल्दी से देख ले क्या क्या देखा था. Periodic motion, oscillatory motion, vibratory motion, simple harmonic motion, time period, frequency, amplitude, natural frequency, resonance. ये चीजें अपन कवर कर चुके थे. And now coming back to the rest of the remaining technical terms, now comes damping. Damping is simply defined as resistance to motion in oscillation or vibration. ठीक है, तो इसको सिर्फ रेजिस्टेंस टू मोशन याद रखने से काम नहीं चलेगा. रेजिस्टेंस टू मोशन तो आप जब चलते हो, जब गाड़ियां चलती है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन चल रहा है, कोई व्हील अपने एक्सेल पर रोटेट हो रही है. रेजिस्टेंस टू मोशन इज अ यूनिवर्सल फैक्ट and it is present everywhere in the universe. So simply by saying that I am experiencing resistance to motion, you cannot say that I am experiencing damping. Damping is a technical word specifically described for resistance to motion while an object is either oscillating or vibrating. तो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन अगर मोशन है तो उसमें जो रेजिस्टेंस टू मोशन है उसको अपन डैम्पिंग कहते हैं. ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, डैम्पिंग एक वो फोर्स है क्या? कैन आई से दैट डैम्पिंग फोर्स इज अ फोर्स which eventually causes a simple pendulum which was initially set in motion to stop its motion after some time. यानी कि क्या डैम्पिंग फोर्स वो रेजिस्टेंस है जिसके कारण एक बार चालू हुआ हुआ सिंपल पेंडुलम कभी ना कभी जाकर के रुक जाता है? ऐसा कह सकते हैं क्या? एनीबॉडी? So can you repeat the last sentence? मैं ये कह रहा था कि डैम्पिंग का डेफिनेशन अपन ने दिया रेजिस्टेंस टू मोशन इन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन. ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सिंपल पेंडुलम एक बार चालू हो जाता है तो थोड़े टाइम के बाद वो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड लूज करते हुए रुक जाता है? ठीक है, तो क्या ये डैम्पिंग के कारण हो रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल डैम्पिंग के कारण ही हो रहा है. कोई भी ऑसिलेशन आप चालू करके छोड़ दें और उसको एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस ना करके आप सिर्फ उसको देखते रहें, इफ यू सिंपली ऑब्जर्व इट, तो वो थोड़े टाइम के बाद में जब अपना एयर रेजिस्टेंस भी एक डैम्पिंग सिस्टम की तरह ही तो काम करेगी. एग्जैक्टली, एयर रेजिस्टेंस जो है आपका डैम्पिंग का काम कर रही है. और यू कुड से दैट ड्यू टू द डैम्पिंग ऑफ एयर रेजिस्टेंस द पेंडुलम कम्स टू अ स्टॉप आफ्टर सम टाइम. तो किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस, जरूरी नहीं है एयर का रेजिस्टेंस हो, फ्लूइड का रेजिस्टेंस हो, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी हो सकती है. जैसे कि मैं आपको अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूं. यू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम लाइक दिस. दिस इज द वॉल, दिस इज द फ्लोर. ठीक है, यू अटैच अ स्प्रिंग और इस स्प्रिंग के साथ में यहां पर एक मास को जमीन पे रख दो. ठीक है, स्प्रिंग को अटैच करा है वॉल से and the spring is attached to the mass and the mass is resting on the floor, and now you stretch this mass to a certain distance and then release it, and there is friction between the contacting surfaces. इस सरफेस पे फ्रिक्शन भी है, तो आपको पहले ही पता है कि ये वाइब्रेट तो करेगा, ये ऑसिलेट तो करेगा. ठीक है, ये आगे और पीछे ऑसिलेट तो करेगा ही, और ऑसिलेट करने के साथ साथ धीरे धीरे अपना एम्पलीट्यूड लूज करेगा. ये भी आपको समझ में आता है? ठीक है, क्यों लूज करेगा? क्योंकि जमीन के साथ में फ्रिक्शन है. सो यू कैन से दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन दिस केस एक्ट्स एज अ डैम्पिंग फोर्स व्हिच विल कॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम टू स्लोली डिक्रीज. तो डैम्पिंग के कारण कौन सी चीज डिक्रीज होती है सिस्टम की? एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस. ठीक है, समझ में आ गया ना? तो सर इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, मतलब? बिल्कुल. कुछ टाइप की रेजिस्टेंसेस इनबिल्ट होती हैं. डैम्पिंग के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि डैम्पिंग किस किस प्रकार की होती है. तो आप लोगों को बाद में जाकर के ये भी सीखने को मिलेगा कि कुछ डैम्पिंग तो मैनमेड होती है, जैसा आपने अभी इंट्यूटिवली समझ लिया,
और कुछ डैम्पिंग नेचुरली ऑकरिंग होती है जिसका कि ह्यूमन बीइंग्स ने कोई काम नहीं किया होता है, इट इज देयर ऑन इट्स ओन। जैसे कि मटेरियल की बॉडी के अंदर खुद का एक रेजिस्टेंस होता है विच इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस रेजिस्टेंस। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की डैम्पिंग होती है, बट डैम्पिंग इन जनरल शुड बी डिस्क्राइब्ड एज एनी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस टू ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी अर्ली क्लासेस में पढ़ा दिया गया है। क्या आपने ये टर्म पहले सुना है कि नहीं सुना है, मेरे को ये बता दो, जस्ट टेल मी। सुना है सर। सुना तो जरूर है। टॉम, हाँ, अब इसकी डेफिनेशन भी एक बार वापस से सुन लो। हो सकता है टॉम की डेफिनेशन और ये थोड़ी बहुत मिलती हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट वही है जो अभी अपन सीखने जा रहे हैं। Degrees of freedom of a system is defined as number of independent coordinates or parameters or variables required to completely specify the configuration of a system at any given instant of time. मेरे को पूरा विश्वास है कि इसको सुनने के बाद आप लोगों में से 99% लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा और 1% लोगों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ लगा होगा, लेकिन मजा नहीं आया होगा। बोले पता नहीं क्या यार, टेढ़ी मेढ़ी वही बात हो गई। वो 3 इडियट्स मूवी के अंदर था ना कि डेफिनेशन जो है बिल्कुल रटी रटाई बिल्कुल साफ सुथरी अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपको चीज समझ में आई है तो आप किसी भी आदमी को, लेमैन को, वो बिल्कुल क्लियरली समझा पाना चाहिए आपके। ठीक है, तो अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मेरे को मतलब आप कोई जना मेरे को क्लियरली समझा दो, इसको पढ़ के किसी को समझ में आई हो तो। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और पैरामीटर्स और वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सर किसी भी एक टाइम के इंस्टेंट पे किसी भी अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स चाहिए होते हैं उनको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, acceptable. Let us take an example and then understand. ठीक है, let us clearly understand what is the meaning of these things. Coordinates, parameters या variables का क्या मतलब है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल है स्क्वायर ब्लॉक इन स्क्वायर ग्रूव। ठीक है, तो एक बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड सा एक पाथवे है जैसा यहां पर मैंने दिखा रखा है, और इसके बीच में क्लियरेंस बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल हल्की सी क्लियरेंस है। ठीक है, और इस क्लियरेंस के अंदर मैंने एक स्क्वायर ब्लॉक को उतार दिया है। ठीक है, क्या ये स्क्वायर ब्लॉक रोटेट हो सकता है क्या एक स्क्वायर ग्रूव के अंदर? नो सर। रोटेट तो हो ही नहीं सकता। इसको थोड़ा सा मैं आपको अगर इमेजिन करने में अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा 3 डायमेंशनली। इस तरह का एक ग्रूव है, या ये कह लो कि इस तरह का एक खोखला डिब्बा है। ठीक है, और इस डिब्बे के अंदर आप एक क्यूबिकल क्वांटिटी को उतारने जा रहे हैं। You are going to insert this cubical quantity inside this hollow tube. अब ये अंदर इंसर्ट हो जाएगी, तो इंसर्ट होने के बाद ये ऐसी दिखेगी आपको, लाइक दिस। ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब ये अंदर बाहर ऊपर नीचे तो चल सकती है, रोटेट तो हो नहीं सकती। समझ में आया आपको? ऊपर नीचे तो चल सकती है, लेकिन रोटेट नहीं हो सकती। क्या ये इस डायरेक्शन में जा सकती है? क्या एक बार इसके अंदर फंस जाने के बाद क्या ये इस दिशा में जा सकती है? क्या ये इस दिशा में जा सकती है? नहीं जा सकती। द ओनली डायरेक्शन पॉसिबल फॉर दिस ब्लॉक इज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। नो रोटेशन, नो लैटरल और ट्रांसवर्स मोशन पॉसिबल। ओनली लॉन्गिट्यूडनल अप एंड डाउन मोशन इज पॉसिबल। तो अब आपसे ये कहा जाए, इस डेफिनेशन के हिसाब से
How many coordinates or parameters are required to specify the configuration of the system at any given instant of time? Configuration of the system का मतलब है, अब देखो, अब मैं 2 डायमेंशनल फिगर से समझा रहा हूं. हो सकता है एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ये ब्लॉक यहां पर हो सकता है एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ये ब्लॉक वहां ना होकर के यहां नीचे हो सकता है यहां हो. लेकिन ये ब्लॉक एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इस ट्यूब की लंबाई के अंदर कहीं ना कहीं होगा, बस इतना पता है ना अपने को. तो अगर ये पता है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक पॉइंट को ओरिजिन डिक्लेयर कर देता हूं और उसके बाद मैं बोलता हूं कि मेरे को एक वेरिएबल दे दो y और ये बता दो कि ये ब्लॉक कहां पर है. बोले ब्लॉक यहां पर है, ठीक है. तो इस पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को मैं सिर्फ इस y से डिफाइन कर दूंगा. ब्लॉक की डिस्टेंस मेरे दिए हुए ओरिजिन से कितनी दूर है. तो क्या मैं अगर एक y की सिंगल वैल्यू बता दूं तो क्या मैं इस पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को किसी भी टाइम पे कैप्चर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बाय सिंपली टेलिंग यू द वैल्यू ऑफ y और द डिस्टेंस फ्रॉम माय स्पेसिफाइड ओरिजिन, can I not capture the situation of the block inside the tube at any given instant of time? Yes sir, we can. कर सकते हैं. तो अब आप काउंट करो कितने पैरामीटर या फिर कितने वेरिएबल या कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को कैप्चर करने के लिए. सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत पड़ी y की. तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है. So this example is a very simple example of a system having 1 degree of freedom. ठीक है. अब अगला वाला एग्जांपल लेते हैं, सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम तो आपको अच्छी तरह से पता है, आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट भी कर लिए. तो मेरे को ये बताओ सिंपल पेंडुलम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? एक होती है सर. और अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल बता दूं ताकि आप अपना जजमेंट को चाहो तो करेक्ट कर लो. मैंने देखा कि सर 2 होगी ना? ठीक है, एक नया ओपिनियन आया है 2. ये बॉल यहां थी, फिर कुछ समय बाद ये बॉल यहां पाई गई, कुछ समय बाद ये बॉल यहां पाई गई. ठीक है. ये मैंने एक हिंट के तौर पे आपको एक फिगर बना करके दे दिया है. व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? कैन यू करेक्ट योर आंसर? 1 है या 2 है? सर 2 होगी. कई सारे जनों ने ये लॉजिक लगाया कि भाई बॉल की एक ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन देखो कहीं पे भी हो सकता है. ओरिजिन ये जो हिंज पॉइंट है इसको भी ओरिजिन मान सकते हो, कहीं पे भी ओरिजिन लगा सकते हो. लेकिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको बॉल की लोकेशन को किसी भी समय कैप्चर करना हो तो कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? तो जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, पेंडुलम के मोशन के साथ में उसके बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. मानते हैं कि नहीं मानते हैं सब लोग? यस सर. यस सर. तो इसीलिए किसी भी टाइम पे मेरे को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बॉल का y कोऑर्डिनेट और बॉल का x कोऑर्डिनेट दोनों स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ही मैं बॉल की लोकेशन को कैप्चर कर पाऊंगा. ये बात सच है या गलत है? बताइए. सच है सर. ये बात गलत है. अब मैं बताता हूं क्यों. क्योंकि आपके बॉल का इसके हिंज से जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है. तो एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर मैं आपको सिर्फ x या सिर्फ y दे दूं तो आप उसके l को यूज करके दूसरा, अगर x दिया है तो y अपने आप निकल जाएगा और अगर y दिया है तो x अपने आप निकल जाएगा. तो इसलिए मेरे को y और x दोनों स्पेसिफाई करने की जरूरत है ही नहीं. इसको आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से तब समझ पाएंगे अगर आप इसको ऐसे यहां पर ओरिजिन लेकर के फिर देखें. तो दिस इज लेंथ l, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज द बॉल. तो मैं ये कह रहा हूं ओरिजिन से अभी मेरी बॉल x दूरी पर है और ओरिजिन से अभी मेरी बॉल y दूरी वर्टिकल पर है.
तो क्या मेरे को y और x दोनों देने की जरूरत है क्या मैं सिर्फ आपको अगर x दे दूं तो y नहीं निकलेगा? क्यों? ये रिलेशन तो वैलिड है ना, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब y जो है, सही बात है सर। है ना, तो y क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं सिर्फ आपको x दे दूं तो y तो अपने आप निकल रहा है, क्योंकि l कांस्टेंट है, और सिस्टम जब आपको दे रखा है तो l तो आपको दे ही रखा होगा। सो देयरफॉर आई कंक्लूड दैट एक्चुअली आई नीड ओनली वन वेरिएबल। मेरे को x और y दोनों देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक स्पेस में, एक 2 डायमेंशनल स्पेस में बॉल को लोकेट करने के लिए x और y दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे सिंपल पेंडुलम के केस में x और y दोनों नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को अगर y दे दोगे तो मैं x निकाल लूंगा, अगर मेरे को x दे दोगे तो मैं y निकाल लूंगा। तो मेरे को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है ना दो वेरिएबल्स। So what are the minimum number of variables that I require to specify the configuration of a simple pendulum at any given instant of time? Now correct your answer. 1. The correct answer is now 1. Simple pendulum is an example of 1 degrees of freedom. Now please remember, इसके 2 degrees of freedom नहीं है। Alternatively आप अपना तर्क इस तरीके से भी पेश कर सकते थे कि आप बोलते कि सर एक्स और वाई के टर्म्स में बात ही क्यों करूं, सिंपल पेंडुलम का मीन पोजीशन से एक वेरिएबल ले लो थीटा। भाई आपको एंगुलर वेरिएबल लेने से किसी ने मना थोड़ी किया है। हाउ, इसमें सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर यही तो है ना, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स और पैरामीटर्स और वेरिएबल्स। तो इसमें ये कहां लिखा कि ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड नो एंगुलर कोऑर्डिनेट्स? नोबडी हैज सेड समथिंग लाइक दैट. So you could simply have gone ahead and said कि if I take theta as the variable, then only one single theta variable is required to specify the location of the simple pendulum at any given instant of time. तो फिर से काउंट आपका कितना हो गया? 1 हो गया। आपको अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर वो तो ठीक है, लेकिन सर पेंडुलम के अंदर सर डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर इतनी हुई कितनी? 1। क्योंकि आप अगर वेरिएबल अपना थीटा लेते हो, एक ही वेरिएबल यूज कर रहे सर, सिर्फ इसीलिए, बस इसीलिए, बिकॉज़ क्योंकि आपको एक ही वेरिएबल टू स्पेसिफाई। यस, आपको एक की ही जरूरत है स्पेसिफाई करने के लिए, इसीलिए उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। बिकॉज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग विच यू कैन स्पेसिफाई। ठीक है, एक यहां पर अगर मैं थोड़ा सा करेक्शन करूं तो यहां पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जगह आप एक छोटा सा करेक्शन कर लो, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ये मिनिमम वर्ड और ऐड कर लो यहां पे। ठीक है, आपके पास में नोट्स तो दे ही दिया है मैंने, आप इसको याद रखना किस तरीके से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो अगर 2 कोऑर्डिनेट्स दे दी एक्स और वाई तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, सहूलियत हो गई। आपने एक देने की बजाय दूसरा भी दे दिया, दूसरा मेरे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर एक ही देते तो मैं दूसरा कैलकुलेट कर लेता, है ना। तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड आपका 1 है, तो इसीलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1. नाउ यूज योर लॉजिक and tell me what is the number of degrees of freedom of a slider crank mechanism shown here. सब लोग अपना अपना दिमाग यूज करें, एक या 2 बच्चों के रिस्पॉन्स से काम नहीं चलेगा। ऑल ऑफ यू ट्राई टू पार्टिसिपेट, और अगर बिल्कुल इच्छा नहीं है तो आपकी मर्जी, नोबडी कैन हेल्प यू। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये तो मैंने सिर्फ फिगर बना रखा है, लेकिन इससे मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। ये स्लाइडर है, स्लाइडर से कनेक्टिंग रॉड ये गई, एक सेकेंड, ठीक है, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक है, स्लाइडर से कनेक्टिंग रॉड आ गई, कनेक्टिंग रॉड से यहां पर एक पिन जॉइंट लगाया, और पिन जॉइंट से ये क्रैंक आया आपका, और ये क्रैंक जो है ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो इस रोटेशन के साथ में ये स्लाइडर जो है ये आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा। ये आपको पता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। नाउ इफ यू ट्रीट दिस होल थिंग एज वन सिस्टम, कौन सी चीजें हैं आपके सिस्टम में? स्लाइडर, कनेक्टिंग रॉड, पिन, क्रैंक एंड क्रैंक पिन, ये सारी चीजें आपके सिस्टम का पार्ट है।
Now, how many degrees of freedom does this system have? Or if I paraphrase my own question again, how many independent variables do I actually need to capture the situation or the configuration of the system at any given instant of time? One. कितने चाहिए होंगे? इसका आंसर भी 1 है. वेरी गुड. जिसने भी जवाब दिया, योर करेक्ट आंसर इज 1. मैं इसमें फिर से सिर्फ इस क्रैंक का एंगल अगर स्पेसिफाई कर दूं तो मेरे को पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन किसी भी टाइम पे पता लग जाएगी, क्योंकि ये थीटा अगर आपने फिक्स कर दिया, ये लेंथ फिक्स है, ये पिन जहां कनेक्ट हो रहा है वो फिक्स है, ये कनेक्टिंग रॉड की लेंथ फिक्स्ड है. तो जब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ थीटा के चेंज होने के साथ में पूरा का पूरा सिस्टम कहां और कैसे बन रहा होगा ये आप अपने आप ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. है कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आंसर? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बाद अब इसका बताओ. यस सर. Come to this example and tell me what are the number of degrees of freedom for this system. कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इस सिस्टम के? 2. क्योंकि ये जो मास है और ये जो मास है, ये दोनों मास ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन ये मास किधर जा रहा है और ये मास किधर जा रहा है ये एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है? तो आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई इस मास के लिए तो मेरे को एक वेरिएबल चाहिए होगा कि ये कितना ऊपर नीचे जा रहा है, मेरे को y1 चाहिए होगा. एक वेरिएबल ले लिया. लेकिन ये दूसरा वाला मास इस पहले वाले मास से स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है. अगर ये एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड होता तब तो जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ये भी ऊपर जाता. लेकिन ये रिजिड रॉड से कनेक्टेड तो है नहीं, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है. तो ये दूसरा वाला मास फिर अपनी मर्जी का मालिक हो जाएगा. तो इसको बताने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए होगा कि भाई पहला वाला मास कहां पर है उसके लिए y1 और दूसरा वाला मास अभी कहां पर है वो बताने के लिए y2. So I would be needing 2 variables minimum. मेरे को 2 से कम में काम ही नहीं चलेगा किसी भी तरीके से. मैं y1 और y2 को आपस में रिलेट ही नहीं कर सकता. They are independent of each other. तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को पता करने के लिए मेरे को कम से कम 2 वेरिएबल हमेशा चाहिए होंगे, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई 2. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना और उसके बाद मेरे को बताना इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सिलिंड्रिकल ब्लॉक इन सिलिंड्रिकल ग्रूव. पहले मैंने आपको स्क्वायर ब्लॉक और स्क्वायर ग्रूव दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा उदाहरण है. ये एक सिलिंड्रिकल होल है और इस सिलिंड्रिकल होल के अंदर आप एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक को थोड़े से क्लियरेंस के साथ उतारना चाहते हैं. एक ये सॉलिड सिलिंड्रिकल ब्लॉक आ गया एंड नाउ यू वांट टू पुट दिस ब्लॉक इनसाइड दिस ग्रूव. तो हल्का सा क्लियरेंस है इसके वॉल्स के बीच में और इसकी वॉल्स के बीच में, हल्का सा क्लियरेंस आएगा. और अगर उसका 2 डायमेंशनल इमेज देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. टेल मी हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज दिस हैव? 2. क्यों है 2 बताओ? एक तो साफ समझ में आता है सर कि एक तो ये उसका रोटेशन और एक उसका ऊपर अप एंड डाउन मोशन. वेरी गुड भाई. ये ऊपर नीचे तो हो सकता है, तो इसकी लोकेशन कहां पर है, ये कितना ऊपर है कितना नीचे है, उसको बताने के लिए एक y चाहिए आपको. ठीक है? लेकिन ये सर्कुलर होने के कारण ये अपनी एक्सिस पे ग्रूव के अंदर बैठे बैठे रोटेट भी हो सकता है. तो रोटेट हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा अगर ये अपना रोटेशन कर रहा है. तो ये रोटेट भी कर सकता है और ट्रांसलेट भी कर सकता है. तो अब मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए होंगे. एक तो चाहिए होगा कि ये सिलेंडर अंदर बैठे बैठे कितने थीटा से घूमा. अगर नहीं घूमा तो थीटा 0, और अगर थोड़ा सा घूम गया तो थीटा की वैल्यू भी आएगी. और ये सिलेंडर कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया उसको स्पेसिफाई करने के लिए मेरे को एक y चाहिए होगा. और चूंकि ये y और थीटा आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए मैं वापस से ये कहूंगा कि टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस सिस्टम आई विल बी रिक्वायरिंग अ मिनिमम ऑफ 2 वेरिएबल्स. One variable is a rotational variable theta and another is a translatory variable y. तो इसलिए इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी 2 हो गई. ओके, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ स्फेरिकल बॉल इन सिलिंड्रिकल ग्रूव?
सिलिंड्रिकल ग्रूव तो वही का वही है, लेकिन आपने एक गोल बॉल डाल दी, थोड़ा सा क्लियरेंस है वॉल्स के बीच में। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? सर 4 होगा क्या? करेक्ट आंसर इज 4। बताओ 4 कैसे? सर स्पिन तो वो 3 डायरेक्शन में कर सकता है ना, एक एक्स वाई प्लेन, एक एक्स जेड प्लेन और एक वाई जेड प्लेन, Very और good. अप एंड डाउन मोशन। वेरी गुड, एक्सेलेंट इन्फरेंस। भाई बॉल है, गोल चीज है, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, वाई के अबाउट रोटेट कर सकती है और जेड के अबाउट रोटेट कर सकती है। ठीक है, सिलिंड्रिकल ग्रूव के अंदर बॉल अंदर पड़े पड़े तो किसी भी दिशा में घूम सकती है ना। सिलिंड्रिकल ग्रूव में सिलेंडर सिर्फ एक ही दिशा में घूम सकता है, लेकिन बॉल जो है वो तो तीनों दिशाओं में घूम सकती है। तो 3 रोटेशनल वेरिएबल्स मेरे को मिनिमम चाहिए होंगे। एक तो θ1 कि ये वाई एक्सिस के अबाउट कितना घूमा, एक θ2 कि जेड एक्सिस के अबाउट कितना घूमा, और एक θ3 कि एक्स एक्सिस के अबाउट कितना घूमा। ठीक है, तो 3 तो रोटेशनल वेरिएबल हो गए, और एक चूंकि ये ग्रूव है, वर्टिकल ग्रूव है, तो ये ऊपर नीचे तो ट्रैवल कर ही सकता है। तो इसकी वर्टिकल ट्रैवल कितनी हो गई वो पता करने के लिए एक वाई वेरिएबल और चाहिए होगा, और ये चारों वेरिएबल आपस में अनरिलेटेड हैं। तो इसलिए θ1, θ2, θ3 और y, I would be requiring a minimum of 4 variables to capture the configuration of a spherical ball inside a cylindrical groove at any given instant of time. ठीक है, तो 4 इसका आंसर जो है, ये सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, या कंफ्यूजन है? ठीक है, नेक्स्ट पे आए। एनी रिजिड बॉडी इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। अब अपन ने सारे कंस्ट्रेंट हटा दिए, कोई ग्रूव नहीं, इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एनी रिजिड बॉडी का मतलब है द रिजिड बॉडी कुड हैव एनी रैंडम शेप, जैसे कोई एक भाटा हो सकता है, बिल्कुल किसी भी उलट पुलट शेप का कोई पत्थर ले लो, लेकिन रिजिड बॉडी होनी चाहिए। रिजिड बॉडी का मतलब आप उसको पकड़ के दबाने की कोशिश करो या खींचने की कोशिश करो तो उसका शेप नहीं चेंज होना चाहिए, ये एक जरूरत है। अब मैं बता दूंगा कि ऐसी जरूरत मैं जबरदस्ती क्यों कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, बट द कंडीशन इज यू टेक अ रिजिड बॉडी एंड पुट इट इन स्पेस। पुट इट इन स्पेस का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ब्रह्मांड में ले जाना है, आप उसको हवा में फेंक दो, यू थ्रो इट इनटू द एयर। तो हवा में वो जब चल रही है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, वो रोटेट भी हो रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो काफी डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहा है वो। तो एक ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहीं पे भी ओरिजिन ले लो, आप जहां पे खड़े हो उस पॉइंट को ओरिजिन ले लो, उसके रेस्पेक्ट में उस रिजिड बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 तो ट्रांसलेशनल वेरिएबल चाहिए। एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रैवल कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना ट्रैवल कर रहा है, और जेड डायरेक्शन में कितना ट्रैवल कर रहा है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स तो ट्रैवलिंग के ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब साथ में ये जो भाटा है ये अपने ही सेंट्रॉइड के अबाउट रोटेट भी कर सकता है, और वो रोटेशन वापस से आपको जैसे स्फेरिकल बॉल का केस बताया था, ये तीनों दिशाओं में रोटेट कर सकता है। तो इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो कितना रोटेट हुआ, उसके लिए एक थीटा चाहिए वेरिएबल। वाई एक्सिस के अबाउट अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, लेट अस से अल्फा। और अगर जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है तो फिर एक और वेरिएबल चाहिए गामा। तो कुल मिलाकर के 3 रोटेशनल वेरिएबल्स और 3 ट्रांसलेशनल वेरिएबल्स कंपल्सरीली आपको चाहिए इफ यू वांट टू डिस्क्राइब द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ a rigid body of any shape in 3-dimensional space. ठीक है, पतंग उड़ाते ही हैं सब लोग, कुछ लोग नहीं उड़ाते होंगे, मैं भी नहीं उड़ाता, लेकिन पतंग देखी तो सबने है। जयपुर में तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति का। पतंग जब कट जाती है उसका फिगर बनाया मैंने यहाँ पे, पतंग के साथ में धागा बंधा हुआ है, किसी की पतंग कट गई और वो पतंग और उससे लटकी हुई डोर
हवा में लहराते हुए कट के जा रही है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी? कोई भी बता दो मेरे को। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? और आपके मन में कोई आंसर आ रहा है तो आप वो बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि भाई सही आंसर ही देना पड़ेगा आपको। सर सर ये भी तो एक सर रिजिड बॉडी इन ओपन 3D स्पेस की तरह हुआ, तो सर ये भी 6 होगा शायद। थ्रेड जो है, धागा, वो रिजिड है क्या? नहीं सर। फिर आपका सिस्टम में पतंग को आप एक लेवल तक रिजिड कह सकते हो, लेकिन पतंग भी रिजिड कहाँ है? लचीली होती है ना। पतंग का जो पेपर है, जैसे ये वाला पार्ट है पेपर का, ये फड़फड़ाएगी नहीं क्या हवा में? क्या ये बिल्कुल हाँ एक सर। एल्यूमिनियम के प्लेट की तरह रिजिड थोड़ी है? नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं तो ये कहूंगा कि ये रिजिड बॉडी नहीं है। हाँ सर। सर इसकी तो बहुत सारी आ सकती है फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या आंसर है आपका? सर मान लो इनफाइनाइट टाइप ही हो गई। That is the correct answer. A kite and a trailing thread floating in air has infinite degrees of freedom. ठीक है, इंफिनिटी है इसका आंसर। 6 degrees of freedom for rigid body in 3D space, 4 degrees of freedom for spherical ball in cylindrical groove, 2 degrees of freedom for this, 1 degree of freedom slider crank, 1 degree of freedom simple pendulum, 1 degree of freedom square block in square groove। ठीक है, इनफाइनाइट क्यों हो गई? क्योंकि आप एक छोटा सा धागे का पीस भी लेकर के अगर हवा में लहरा दो तो वो पता नहीं कितने अनेकों प्रकार के शेप ले लेगा हवा में लहराते हुए। तो इसका एक एक पार्टिकल जो है, धागे का एक एक रेशा, एक एक एटम जो है, ये आपस में एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग मोशन करने को फ्री हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर capable of independently floating and acting at any given instant of time for a kite and trailing thread. So if you assign 6 degrees of freedom for each point, then 6 multiplied by infinite number of points on the entire system makes the degrees of freedom of the entire system equal to infinity. तो लचीली वस्तुओं का स्पेस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा इनफाइनाइट होता है। आपकी बॉडी रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है? ह्यूमन बॉडी इट इज फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल बॉडी, आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर पूछी जाए, आप अपने हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, आप फिर उसको अगर आप काउंट करने की कोशिश करोगे तो वही बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, क्योंकि हाथ में उंगलियां भी 5 हैं तो उनकी भी फिर वही सारी 4 दिशाओं, 3 दिशाओं में ट्रांसलेशन, 3 दिशाओं में रोटेशन, वो सारी चीजें उनकी भी आ जाएंगी। ये सारी काउंट करके खत्म कर लोगे, तब जाकर के फिर कहानी चालू होगी कि भाई आप बने तो हार्ड मास के हो, तो आपके बॉडी का जो स्किन है, मीट है, मसल्स है, उसको दबाया भी जा सकता है। तो किसी चीज को दबा सकते हैं तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? जैसे कि एक स्माइली बॉल तो देखी है ना आपने, स्माइली बॉल्स आती है येलो कलर की, इस तरह की आती है, मार्केट में खरीदने को मिलती है। ये कहते हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए इस तरह की स्माइली बॉल आती है येलो कलर की। ये क्या करते हैं, स्पंज की बनी होती है, आदमी उसको हाथ में पकड़ करके दबाता रहता है। उसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? मल्टीपल, इनफाइनाइट। क्योंकि वो स्पंज बॉल को कोई कहां से कैसे दबा रहा है इसकी तो कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। कम दबा रहा है, ज्यादा दबा रहा है, कितनी दबा रहा है, कहां से दबा रहा है, कितने पॉइंट से दबा रहा है, कोई 10 उंगलियां पकड़ के दबा रहा है, कोई 5 उंगलियों से दबा रहा है। तो इसीलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स इज लिटरली इनफाइनाइट। ठीक है, अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशंस और कर लेते हैं और इसके बाद आज की क्लास स्टॉप कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशंस कई बार आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन के आरटीयू के अंदर भी आ जाता है। सो यू शुड एसेंशियली रिमेंबर सम एग्जांपल्स एंड
ये जो टोटल क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन अपन कैसे करते हैं? हाउ डू वी क्लासिफाई वाइब्रेशंस? वाइब्रेशंस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, जैसा कि मैंने यहां पे लिख रखा है। एक्चुअली आई हैव रिटन 4 क्लासिफिकेशंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं वाइब्रेशन को 4 बार क्लासिफाई कर रहा हूं। ये नहीं है कि वाइब्रेशन की 4 क्लासेस होती हैं, नहीं। सो आई कैन से that vibrations can be classified as either free vibrations or forced vibrations. बस क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। ये बाकी तीनों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर मैं ये कह सकता हूं, इफ क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशंस इज नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड फोर्स्ड, then it can be done on the basis of damped vibrations and undamped vibrations. अगर मैं ये भी नहीं करना चाहूं तो मैं इसको फिर वापस से शुरू कर रहा हूं क्लासिफिकेशन। I can classify the vibrations as linear and non-linear vibrations. And again, the fourth type of classification of vibration is deterministic and random vibrations. तो थोड़ा बहुत आपको इसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। फ्री वाइब्रेशन का एग्जाम्पल क्या है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। If I classify vibrations according to the first aspect, पहले एस्पेक्ट के हिसाब से अगर मैं वाइब्रेशंस को क्लासिफाई करूं तो मैं कहता हूं कि इस दुनिया की सारी वाइब्रेशंस या तो फ्री वाइब्रेशंस हैं या फिर वो फोर्स्ड वाइब्रेशंस हैं। तो इसके उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए। फ्री वाइब्रेशन का एग्जांपल दे दो। कुछ फिगर भी बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्री वाइब्रेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये बना देना। स्प्रिंग एंड मास सिस्टम अप डाउन वाइब्रेट करेगा, ठीक है। फोर्स्ड वाइब्रेशन का एग्जांपल क्या है? फोर्स्ड वाइब्रेशन का एग्जांपल है एनी ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के अंदर आप इग्निशन करते हैं फ्यूल का, तो फ्यूल के इग्निशन से आप एक्सटर्नल फोर्स जनरेट कर रहे हो और उस एक्सटर्नल फोर्स के चलते आपकी सिलेंडर और पिस्टन रेसिप्रोकेट करती है और आपका क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है। ऐसे ही इंजन चलती है आपकी। तो आपकी इंजन को कंटिन्यूअसली बाहर से फोर्स प्रदान की जाती है उसको चलाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था एक बार कि कोई भी चीज रोटेट करेगी या रेसिप्रोकेट करेगी तो उससे वाइब्रेशन पैदा होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपने वाइब्रेशंस को फोर्सफुली जनरेट किया है तो वो फोर्स्ड वाइब्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस कारण से जितनी भी गाड़ियां आपकी दुनिया में चल रही हैं उनके जो वाइब्रेशंस हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस? देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरे 4 पन्ने नहीं लिख लें, ये सारी कहानियां नहीं लिखनी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। फ्री वाइब्रेशंस एग्जांपल स्प्रिंग मास सिस्टम, छोटा सा एक फिगर बना दिया, ये खत्म, इससे ज्यादा नहीं बात करनी। फोर्स्ड वाइब्रेशन एग्जांपल वाइब्रेशंस इन ऑल ऑटोमोबाइल्स, खत्म बात। सेकंड कैटेगरी आती है डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। ये क्या चीज है? व्हाट इज डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड? रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट है सर इसमें, सिंपल पेंडुलम वाला। हाँ, तो डैम्प्ड और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का सिर्फ इतना सा फंडा है कि अगर आप, ये एजम्पशन बेस्ड है, ठीक है। हालांकि इस दुनिया में ऐसा कोई वाइब्रेशन है ही नहीं जो कि अनडैम्प्ड हो। अनडैम्प्ड का मतलब ऐसी कोई वाइब्रेशन है क्या जो आप सोच सकते हैं जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है? देयर इज ऑलवेज सम रेजिस्टेंस। इस दुनिया में बिना रेजिस्टेंस के मोशन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आप ये मान लो कि अनडैम्प्ड वाइब्रेशन तो एक ख्याली पुलाव है, लेकिन फिर भी अपन बहुत सारी मैथमेटिक्स अनडैम्प्ड वाइब्रेशन की बनाते हैं और उसके बाद उसको डैम्पिंग के लिए एक्सटेंड करते हैं। सो अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट बाय assumption इन वाइब्रेशंस। तो अपन इसको पढ़ते हैं तो इसीलिए अनडैम्प्ड वाइब्रेशन को क्लासिफिकेशन में रखा है। क्या है इसका क्लासिफिकेशन? अगर आपके वाइब्रेशंस में आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि डैम्पिंग नहीं है, देन योर वाइब्रेशंस आर अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। अगर आपके वाइब्रेशंस में डैम्पिंग को आप कंसिडर कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशंस को डैम्प्ड वाइब्रेशंस कहा जाएगा। बस इतना सा ही है, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशंस। लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, इसका एग्जांपल बता पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लीनियर वाइब्रेशंस का मतलब होता है जिसकी
मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो। ऐसे वाइब्रेशन जिनका मोशन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं कैप्चर करना चाहूं तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकली लीनियर बन के आता है, तो उस प्रकार के वाइब्रेशन को लीनियर वाइब्रेशन कहा जाता है। और उसी तरीके से अगर कोई ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है जिसकी की डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन की नॉन लीनियर है, तो उस वाइब्रेशन को मैं नॉन लीनियर वाइब्रेशन कहूंगा। ठीक है, तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के वाइब्रेशंस होते हैं, जो कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स के अंदर अराइज होती हैं, उनमें कुछ वाइब्रेशंस नॉन लीनियर होती हैं। लेकिन ये फिर मैथमेटिशियन और आपकी मैकेनिकल इंजीनियर की आपस की समझ है कि वो नॉन लीनियर वाइब्रेशन को भी चाहे तो लीनियराइज्ड फॉर्म में अज्यूम कर सकता है अपनी कैलकुलेशंस की आसानी के लिए। लेकिन ये बात की बात है, आपको सिर्फ इतना सा लिखना आना चाहिए। क्या आप ये अपने वर्ड्स में लिख पाओगे कि लीनियर और नॉन लीनियर वाइब्रेशन में क्या फर्क है? मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी की मोशन का इक्वेशन बनाएं, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जांच करें कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है। इतनी सी कहानी है। वापस से रिपीट करता हूं, वाइब्रेटिंग बॉडी दैट मीन्स इट इज इन मोशन, उसका मोशन हो रहा है। Make the differential equation of the motion and check whether the differential equation of motion is linear or non-linear. Depending on that, the vibration is classified as linear and non-linear vibration. That's it. ये अगर आप लिख पाए तो इतना काफी है, इसमें एग्जांपल भी देने की जरूरत नहीं है। Deterministic and random vibrations. Deterministic vibrations are those vibrations for which amplitude and frequency can be determined. Random vibrations are those vibrations which change their amplitude and frequency randomly, and it is very difficult to determine the magnitudes of these values. कौन कौन सी चीजें हैं? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें होती हैं जो किसी भी वाइब्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि भाई एम्पलीट्यूड वो कितना ऊपर नीचे चल रहा है या कितना आगे पीछे को वाइब्रेट कर रहा है, कितनी दूरी तक मीन पोजीशन से, वो तो हो गया एम्पलीट्यूड। और कितना तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, वो तो हो गई फ्रीक्वेंसी। दो ही चीजें हैं बस वाइब्रेशन में, कितना एम्पलीट्यूड है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूटली विथ फुल कॉन्फिडेंस अगर आप डिटरमाइन कर पाते हैं, तब तो वो वाइब्रेशंस डिटरमिनिस्टिक कहलाती हैं। और अगर नहीं कर पाते, इफ द वाइब्रेशंस आर रैंडम इन नेचर, देन those vibrations are called as random vibrations. इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं। डिटरमिनिस्टिक वाइब्रेशंस का एग्जांपल वापस से यही ले लो, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसका वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज वेरी सिंपल, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ k by m। ये अपन डिराइव वगैरह करेंगे, सीखेंगे। तो ये हो गया डिटरमिनिस्टिक, क्योंकि आपको k पता है, m पता है, अंडर रूट ऑफ k by m ले लो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन मिल जाएगी आपको। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कोई भी ट्रांसड्यूसर लेकर के नाप सकते हैं। अर्थक्वेक्स डिटरमिनिस्टिक नहीं है, रैंडम है। क्योंकि अर्थक्वेक जब चल रही है तो आप जब वो आ रही है तब तो उसका एम्पलीट्यूड नाप सकते हो, लेकिन एक सेकंड बाद अर्थक्वेक्स का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये आपको नहीं पता। सो दे आर रैंडम वाइब्रेशंस। अनदर एग्जांपल ऑफ रैंडम वाइब्रेशंस इज any automobile moving on a very bumpy road. कंकड़ पत्थर, उतार चढ़ाव और गड्ढे और हिल्स बनी हुई खराब सी उबड़ खाबड़ रोड पे अगर आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी का जो वाइब्रेशन होगा, जो अंदर बैठ के फील होगा, वो रैंडम है, वो डिटरमिनिस्टिक नहीं है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। आज जो जो पढ़ाया आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ आर यू रेडी टू डू दिस क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन? एग्जाम में दे दे तो सर एक बार आप डिटरमिनिस्टिक का एक बार वापस बता देंगे क्या? डिटरमिनिस्टिक का एग्जांपल है, आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड, यानी कि वो कितना ऊपर नीचे चल रहा है, जैसे आपने इस मास को वाइब्रेट कराया
तो अपनी मीन पोजीशन से, दिस इज द मीन पोजीशन, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है और मैक्सिमम कितना नीचे जा रहा है, इस चीज को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड और वो कितनी स्पीड से ऊपर नीचे चल रहा है, ये कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तेजी से कर रहा है, उसका मान होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें आप एब्सोल्युटली फुल कॉन्फिडेंस के साथ में डिटरमाइन कर सकते हैं, तब उस प्रकार की वाइब्रेशन को डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन कहा जाता है। और अगर ये दोनों क्वांटिटीज एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ में डिटरमिन नहीं की जा सकती, तब वो रैंडम वाइब्रेशंस की कैटेगरी में आ जाता है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, we'll stop the lecture here, but please stay with me. Let me take your attendance.